So good evening everyone. This is your lecture 1. We are starting your batch +1 economics. +1 economics के अंदर दो पार्ट्स आते हैं आपके. आज हम इंट्रो की बात करेंगे. बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, फर्स्ट डे है. आज मेरा एम होगा, जैसे फर्स्ट डे अकाउंट्स में एम था आपको ये बताना कि अकाउंट्स क्या चीज़ है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग. ऐसे ही हम आपको यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर लेके आएंगे. दिस अगेन सेकेंडरी या वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आफ्टर अकाउंट्स. अकाउंट्स के बाद सेकंड सब्जेक्ट आपका ही कॉमर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तीन चीज़ों से कॉमर्स बनती है: अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज. इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस होती हैं. जैसे 11th क्लास में आपके पास 2 ब्रांचेस हैं. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्लियर इट वाज इन 12th क्लास, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड सेकंड मैक्रो. मैक्रो यू विल फाइंड इन 12th क्लास. एंड सेकंड पोर्शन है स्टैट्स. तो जो स्टैट्स का पोर्शन है और इंडियन इकोनॉमी पोर्शन है वो साथ में आपके अटैच होते हैं. तो +1 में यू विल फाइंड 2 पार्ट्स. वन इज माइक्रो, अदर इज स्टैट्स. स्टैट्स विल बी टेकन बाय अदर टीचर, वो डिफरेंट टीचर लेंगे. माई स्पेशलाइजेशन इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट आई एम स्टार्टिंग हियर. यहाँ हम कैसे करते हैं पहले इस बात को समझ लें. जब भी हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को 3 तरह से करेंगे. वन, फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूट नोट्स, जो आपको मैंने बोर्ड पे आपके सामने है. ये हमारे बेटा इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं. इट्स ओनली रिटन बाय मी. इसमें हम एक एक वर्ड आपको, जो आपका सिलेबस है उसे बहुत इजी तरीके से प्रेजेंटेशन वाइज विद ऑल टेबल डायग्राम्स हर चीज़ आपके पास आएगी ये न्यूमेरिकल्स में. तो एक तो थ्योरी नोट्स होंगे. सेकंड, वी विल डू दिस पीपीटी. जैसे पीपीटी आपकी स्कैरसिटी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्शंस. बट हम आज चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं करेंगे. अभी आपके स्कूल तो स्टार्ट हुए नहीं है, नहीं तो फिर कंपल्शन होता मेरे लिए कि मैं चैप्टर 1 ही स्टार्ट करूं. अभी विदाउट स्कूल वी आर स्टार्टिंग द बैच. तो वहाँ जब आपको स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 1 ही स्टार्ट करेंगे. तब तक तो हम आपको चैप्टर 1 करवा देंगे. चैप्टर 1 थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, उसमें डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स पोर्शन नहीं है. तो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर 4. चैप्टर 1 थोड़ा सा इंट्रो में ज़्यादा चलता है, तो इसलिए वो हम बाद में करेंगे. ये आपका चैप्टर 1 है बेटा, स्कैरसिटी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. ये टॉपिक 1 है. मीन्स चैप्टर का नाम है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब चलता है. जैसे यहाँ पर टॉपिक है स्कैरसिटी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन आती है, यहाँ से शुरू होती है. ठीक है. फिर पीपीटी के अंदर क्या चलता है, जैसे मीनिंग आता है. मैं आपको जस्ट पीपीटी खा रहा हूँ, चैप्टर नहीं करवा रहा. चैप्टर हम कोई और स्टार्ट करेंगे आज. व्हाट इज एन इकोनॉमी, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. जैसे पहले आपको पूरा थ्योरी पार्ट पीपीटी फॉर्म में समझाया हुआ है. यहाँ पर पीपीटी में जल्दी याद होता है. नोट्स फिर एक नॉर्मल एक प्रेजेंटेशन है, बट पीपीटी के अंदर हम हर एक चीज़ को स्पेसिफिक फॉर्म में समझ सकते हैं. देन माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स का डिफरेंस आएगा. देन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो उस पर कुछ ऐसे बन जाता है, डू यू नो, या कुछ टॉपर्स पॉइंट, टॉपर्स कॉर्नर, ऐसा कुछ बन जाता है. फिर उसके बाद चलते हैं आगे. टॉप टिप आती है कि अगर मुझे कुछ आपको स्पेशल समझाना हो, वो इसमें लिखा हुआ है. देन माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, क्वेश्चन में देखो, जस्ट एक पैटर्न देखिए. देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग एंड कॉज. फिर एक जैसे हमने समझाया आपको कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी वांट्स जो होती है ना, वांट्स अनलिमिटेड होती है. हम चाहते हैं बहुत कुछ है, पर उसको परचेज करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं. तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो इस पे बेस्ड है, इंट्रो पे बेस्ड है. इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, राइट. तो इस तरह से पीपीटी चलती है आपकी. ये जैसे अनलिमिटेड वांट्स, हम लोगों की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. अगर आपको बोला जाए बेटा पेपर पे लिखो तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो लिस्ट बढ़ती जाएगी. और जब वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो आज तुम्हें चाहिए, हो सकता है किसी के पास ऑलरेडी है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना. जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास वो सब कुछ है जो तुम्हारा ड्रीम है, लेकिन वो फिर और आगे दौड़ रहे हैं. उनको अब इंडिया का रिचेस्ट बनना है. जो इंडिया का ऑलरेडी रिचेस्ट है उसको वर्ल्ड के अंदर एक रैंक लेके आना है कि फर्स्ट 5 मेरा नाम आ जाए.
ये कभी खत्म नहीं होंगी चीजें। इकोनॉमिक्स इस पे स्टडी करती है कि व्हाट इज ह्यूमन वांट्स, और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज। जैसे आपके पास है टाइम, पैसा, दिमाग, ये आपके रिसोर्सेज हैं। इसके थ्रू आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो। तो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं कि मेरे पास सोर्सेज कम है और मेरी वांट्स ज़्यादा हैं। आपको स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, दोनों का होमवर्क भी करना है। उसके बाद आपको अपनी गेम भी मेंटेन करनी है। एक आप बास्केटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, है ना। उसके बाद आपको घूमना भी है, आपको मोबाइल पे गेम्स भी खेलने, सब कुछ आते हो आपको। टाइम ही इतना, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ओवरऑल इस सब चीज़ों के ऊपर है। तो थोड़ा सा कई बार इसकी जो पिच है ना वो बोरिंग रहती है, तो इसलिए ये हम आपको नंबर 2 पे करवाएंगे। नंबर 1 पे कोई वो चैप्टर आएगा, चैप्टर 4 आएगा थ्योरी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद सेंट्रल पॉलिसी ऑफ एन इकोनॉमी। चलो इस पूरे मैटर को छोड़ देते हैं, पीपीटी देखते हैं, पीपीटी में क्या क्या मिलेगा हमें। ये सब करने के बाद बेटा एंड में आपको दिए कंक्लूजन्स कि जो टॉपिक हमने समझा उसका कंक्लूजन क्या है। देन की टर्म्स आती हैं, फिर उस पूरे टॉपिक का रिकैप आता है। इतना होने के बाद जो अब आपकी आज की टाइम की रिक्वायरमेंट है 2021 से अगर देखें तो इकोनॉमिक्स के अंदर या अकाउंट्स के अंदर सीबीएसई ने ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1 पूरी क्या कर दी थी, ऑब्जेक्टिव। तो तब से इवन इकोनॉमिक्स में तो बहुत पहले से एमसीक्यू चल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रू फॉल्स चल रहे हैं, और अब केस स्टडीज भी आ जाएंगी एज पर द न्यू सीबीएसई पैटर्न। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू जिसको बोलते हैं। अब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहली पीपीटी में क्वेश्चन है, सेकंड में उसका आंसर है, आपको साथ साथ करनी है। तो 3 चीजें हम करेंगे बेटा, 1 ये पीपीटी, सेकंड हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हार्ड कॉपी भी, पीपीटी सॉफ्ट कॉपी में रहेगी आपके पास, वो अपनी लैपटॉप पे चलाओ जब मर्जी करो। थर्ड आपकी बुक होगी, एक कंप्लीट स्कूल बुक हम करेंगे। ठीक है, वो कौन सी बुक है मैंने आपको रेकमेंड कर दी है, अभी रिकॉर्डिंग में हम बात नहीं करेंगे। तो थर्ड वो आपकी स्कूल बुक चलेगी जो आपका एक एनसीईआरटी लेवल भी कवर करती है। तीनों चीज़ें बैक टू बैक चलेंगी पूरी इकोनॉमिक्स में। सेम रहेगा स्टैट्स के अंदर, स्टैट्स में भी थ्योरी नोट्स अलग से होंगी, पीपीटी अलग चलेगी, और थर्ड आपकी स्कूल बुक। पीपीटी के अंदर जब हम एमसीक्यूज करेंगे बेटा, एमसीक्यूज के बाद इन एमसीक्यूज में बहुत कुछ होगा, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ हॉट्स क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई के, वो आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसका आंसर भी साथ में आ जाएगा। इस बेस पे आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होने हैं, हमारे मोबाइल ऐप के अंदर टेस्ट पोर्टल है, तो वहाँ आपको एमसीक्यूज का टेस्ट मिलेगा। तो वो आपका साथ साथ प्रिपेयर होता रहेगा, अकाउंट्स में भी आएगा और इकोनॉमिक्स में भी। तो अभी जस्ट संडे को जो टेस्ट होना है वो एमसीक्यू है? नहीं नहीं, वो तो जो संडे को टेस्ट सेंटर पे होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में। वो तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा एज इट इज जैसे स्कूल में मिलता है, और आपको फिर उसका एक जर्नल बनाना होगा। ऐसे ही जब आपका चैप्टर 1 हो जाएगा इकोनॉमिक्स में, उसका टेस्ट होगा। ठीक है, अकाउंट्स के चैप्टर्स लॉन्ग होते हैं तो उसमें बीच में टेस्ट हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर 1 वीक में 2 वीक में खत्म होगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। बट उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज फॉर्म में है वो टेस्ट आपके ऑनलाइन होते रहेंगे। वो मोबाइल ऐप को स्टूडेंट्स और हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को जितना अच्छे से यूज किया जाए उतना बेटर है। तो अब ये पीपीटी के अंदर जब हम करेंगे सारा कुछ, उसमें फिर एमसीक्यूज आएंगे। देन फिर टॉपिक 2 आ जाएगा बेटा, 1.2। टॉपिक का नाम होगा ऑपरेटरी कॉस्ट, कुछ ऐसा। तो इस तरह से ये एक पीपी डिजाइन की गई आपके लिए, जिसमें ये आपका यूनिट 1 है जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। बट नाउ आई एम लीविंग दिस चैप्टर हियर, इसको हम बाद में करेंगे स्टार्ट। आपको बताया कि पीपीटी क्या होती है और हमारा पैटर्न क्या रहेगा, नोट्स में से, पीपीटी में से और बुक में से। ओके एवरीवन, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किए तो बाकी रिकॉर्डिंग सुनने ना मैंने क्या बातें बताई अभी। नाउ लेट स्टार्ट और मेन चैप्टर, जहाँ से इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स स्टार्ट तो फर्स्ट चैप्टर से होती है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। बट आपके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता इतना, क्योंकि अभी आपको कुछ आता नहीं होता इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट। तो मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, डायग्राम, टेबल, ये सब चीज़ें आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाएगा, इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो यहाँ से मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 1 में ओनली 1 चैप्टर है। राघव बेटा इधर आ जाओ, सीरियस हो जाओ यहाँ जो, हाँ बट आपस में डिस्कशन नहीं।
चैप्टर 1 एक फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है आपका। फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है जिसका नाम है कंज्यूमर डिमांड एंड बिहेवियर। क्या बोलते हैं? एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि हम लोग वो हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, शायद आपको बोरिंग लगे, आपका शायद गलत परसेप्शन हो जाए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में, है ना। लेकिन अब ये चैप्टर तो मेरे और आपकी बात है बेटा, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, तो बीइंग ए कंज्यूमर हमें इस चैप्टर को समझना है कि व्हाट इज डिमांड। तो हमारे यूनिट का नाम है कंज्यूमर डिमांड एंड बिहेवियर। ये हमारी यूनिट 2 है। इस यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स आते हैं, उसमें से मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 पे दिया हुआ है। चैप्टर का नेम क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये नोट्स जब लिखे गए थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस 2 में थी, बट आपको जो नए नोट्स मिलेंगे उसमें +1 लिखा होगा। थ्योरी डिमांड चैप्टर 4 +1। यहाँ से हम आपका वेलकम करते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे आपने अकाउंट्स में एंटर किया था ये समझ के कि अकाउंटेंसी इज अवर सब्जेक्ट नेम, और वहां 2 टर्म्स हैं, कौन कौन सी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ऐसे ही अब हम इकोनॉमिक्स को आज समझेंगे कुछ टर्म्स के थ्रू। हमारी अभी कुछ नहीं बेटा, फ्री हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। वैसे सेम सामने नोट्स हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, और अभी आप सिर्फ सामने से देखिए डिमांड क्या है। एक वर्ड आता है सबसे पहले, व्हाट इज डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है? लेमैन के लिए डिमांड का मीनिंग क्या है? एक चीज की जरूरत जिस चीज की जरूरत ना हो। फॉर ए लेमैन, द टर्म डिजायर, वांट एंड डिमांड तीनों का सेम मीनिंग है। डिमांड वर्ड का मीनिंग आप तीनों सेम लेते हो। कई बार बोलते हो इट्स माई डिजायर, है ना, आई वॉन्ट दैट, है ना। जैसे आप बोलते हो सर आई वॉन्ट द इकोनॉमिक्स ट्यूशन, है ना। या पेरेंट्स बोलते हैं सर बच्चा चाहता है कि वो इकोनॉमिक्स ज्वाइन करे आपके साथ। तो वो जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी विश है, वही हमारी क्या बनती है? डिमांड बनती है। विश होना एक बात है, आई विश कि ये कार मेरी होती, है ना, बट हमारी डिमांड तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी डिमांड? वो एक मैंने बेटा एक मार्केट में एक बड़ी सी कार देखी, और वो आई थिंक 1 करोड़ की कार थी। आई विश आई शुड ड्राइव दिस कार, मैं भी चलाता इसको, ये मेरी विश होगी आज। लेकिन क्या मैं वो कार परचेज करने चला गया शोरूम में? क्या वो मेरी डिमांड बन गई? नहीं। क्यों नहीं बनी? क्या प्रॉब्लम आ गई बीच में? रिसोर्सेज। यस यस। तो कार तो मुझे पसंद आई, फिर जब मैंने नेट पे देखा कार का मॉडल डाल के, नेम डाल के, प्राइस आई 1,30,00,000, मैंने बंद कर दिया कि भी ये कार तो अपनी हैसियत में नहीं आती। ठीक है, सचिन के पास है तो क्या करिए, मैं सचिन तो नहीं हूँ, है ना, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मेरे पास एक मूवी के 200 करोड़ नहीं आते, तो आई कांट बाय दिस कार। ठीक है, तो वो कार मेरी विश ही रहेगी। आज तक वो कार मेरी डिमांड नहीं बन पाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने वो कार सचिन तेंदुलकर का देखी थी, तो सचिन तेंदुलकर के पास थी पर मेरे पास नहीं थी, तो उसकी तो डिमांड बन चुकी थी, और मेरी सिर्फ क्या रहेगी? विश रहेगी। तो यहाँ बेटा हमें 3 वर्ड्स के मीनिंग को समझना है। अगर हम ये समझ गए तो ये पूरा मीनिंग आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगा। डिजायर, वांट एंड डिमांड में एक डिफरेंस होता है। मैं पहले आपको ओरली बताता हूँ, नोट्स आपको पढ़नी है, मैं कभी भी आपको नोट्स पढ़ते हुए नजर नहीं आऊंगा ग्रुप क्लास के अंदर। ये मैंने लिखे हैं आपके लिए, आपको मिल जाएंगे, आप इसको घर जाके पढ़ना आराम से। फिर बुक भी आपके पास है, ठीक है, पीपीटी भी है आपके पास, हम तीनों से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। अंडरस्टैंडिंग तो क्लास में होगी एक बार। व्हाट इज डिजायर? जब मेरी एक विशफुल थिंकिंग होती है, मैं चाहता हूं किसी चीज को परचेज करना, वो मेरी क्या बन गई? डिजायर है। बट मेरे पास उस चीज को परचेज करने के पैसे नहीं है, तो वो चीज मेरी से क्या है? डिजायर है। बस पैसे नहीं है, चाहता हूं कि वो कार मेरे पास भी होती, बट वो मेरी क्या है सर? विश है, डिजायर है। लेकिन अब मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो कार परचेज कर सकता हूं, तो वो कार मेरी क्या बन गई? वांट। दैट्स माय वांट नाउ, क्योंकि नाउ अब हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। दैट्स माय वांट, मैं चाहता हूं वो,
मेरे पास पैसे हैं, आई कैन परचेज, है ना। जब आपने ट्यूशन के लिए फ़ोन किया था कि सर मुझे ट्यूशन रखनी है, आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तब आपके लिए ट्यूशन क्या थी, विश, डिजायर, यस। आपने फीस पूछी, मैंने आपको फीस बता दी और आपने कहा हाँ इतनी फीस तो हम दे देंगे, कोई खास बात नहीं है ना, तो आपकी क्या बन गई, वांट, कि ठीक है सर ये फीस मैं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो ट्यूशन मेरी वांट है तब भी, लेकिन वो आपकी डिमांड नहीं बनी। डिमांड तब बनी, आएगा वो डिमांड होएगा। नहीं नहीं नहीं, डिमांड तब बनी जब आप उसको परचेज करने के लिए निकल पड़े मार्केट में, कि आज तो मैं कार लेके ही घर आऊंगा, और आज तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा के ही आऊंगा घर। स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो चाहे, या ट्यूशन पे लेने जा रहे हो, हर जगह आपको एक फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है, ताकि आपका एक वहां पे सर्टन हो जाए कि आप वहां पे एडमिशन ले रहे हो, आपकी सीट बुक होगी वहां पे। तो तब जाके वो प्रोडक्ट क्या बनता है, आपकी डिमांड। इसका मतलब डिमांड के लिए तीन चीज चाहिए बेटा। एक, विशफुल थिंकिंग, कि आप चाहते हो, जबरदस्ती नहीं आपके साथ, ठीक है ना। आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तभी तो आपकी क्या बनेगी, वो डिमांड। दूसरा, आपके पास उसके पैसे भी हैं, है ना, मैं चाहता तो हूँ लेकिन पैसे नहीं है, फिर तो वो चाहती है सिर्फ, विश ही है, डिजायर ही है, वो वांट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर पैसे भी रखता हूँ अपने पास, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर। अभी मैं लेमन वर्ड्स बोल रहा हूँ ज्यादा, फिर धीरे धीरे मैं आपको इकोनॉमिक्स में ले आऊंगा। मेरा एम एक ही है बेटा इस चैप्टर को कराने का, आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, साथ में एक चैप्टर भी हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, तो मेरी क्या बन गई, वांट। बट नाउ आई एम रेडी ऑल्सो, मैं आज रेडी भी हूं। कई बार क्या होता है बेटा, एक चीज हम परचेज करना चाहते हैं, विश भी होती है, पैसे भी होते हैं, पर हम एक को वेट करते हैं ऑफर की, कि दिवाली पे खरीदेंगे, होता है ना ऐसा, कि सर पैसे हैं चाहते हैं, लेकिन ना हमने सुना है कि नेक्स्ट मंथ दिवाली पे डिस्काउंट आने वाला है, दिवाली डिस्काउंट, दिवाली पे एक बम्पर ऑफर आएगा, 31 दिसंबर के आसपास हर कार की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि मॉडल पुराना हो जाता है, फिर वो तो नेक्स्ट वो डे, डिमांड होगी ना। फिर वो डिमांड होगी जब तुम उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाओगे बेटा। तो सर हम रेडी हैं पर हम वेट कर रहे हैं कब नहीं, लेंगे। वो रेडी नहीं, इकोनॉमिक्स में रेडी का मतलब है कि नाउ यू आर रेडी टू स्पेंड योर मनी, टू अपार्ट फ्रॉम योर मनी, अपने पैसे से जुदा होना पड़ेगा सबको। उसके लिए किसी का दिल नहीं करता, हर कोई ना पैसे को ऐसे पकड़ के उठाता है बस ऐसे, कि मेरा पैसा है, मैं खर्च नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पैसे को स्पेंड करने को रेडी हो जाओगे, लाओ वो पैसा मुझे दे दो, कितना मुश्किल है अपने पैसे को किसी और को देना। तो जब आप ये रेडी हो जाओगे बेटा, देन व्हेन यू आर रेडी, कि आप उस पैसे को खर्च करने को रेडी हो, तब जाके वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिमांड। तब आपके हाथ में होगा वो प्रोडक्ट, तब आप गाड़ी चला के घर आ रहे होगे, ठीक है। तो नंबर वन, गाड़ी विश बनी, पहले दिमाग में आया वो पॉइंट, कि हाँ मैं चाहता हूँ इसको परचेज करना, बट मेरे पास पैसे नहीं है, दैट इज ओनली डिजायर। देन यू हैव द मनी फॉर दैट ऑल्सो, दैट इज ए वांट। परचेजिंग पावर आपके हाथ में आ गई, कि हाँ सर मेरे हाथ में पैसा है, बट मैं सोच समझ के खर्च करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि परचेज करूं या ना करूं, हो सकता है मैं 10 दिन वेट कर लूं, नया मॉडल आने वाला है, कई लोग इसलिए भी वेट करते हैं कि 2 महीने रुक जा, इस गाड़ी का एडवांस्ड मॉडल आ रहा है न्यू फीचर्स के साथ, तो वो लेना, फिर इसको छोड़ दू। फिर 2 महीने लोग वेट करते हैं, पैसा होते हुए भी गाड़ी परचेज नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप निकल पड़ोगे गाड़ी लेने, पैसा ब्रीफ केस में भर के, कि आज तो बस गाड़ी आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा घर, तो उस दिन क्या बनेगी, वो डिमांड, तब आएगा। ठीक है, तो अब बेटा आप, जब आज हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, आज आप मेरे सामने बैठे हो, है ना, तो आज इकोनॉमिक्स की ट्यूशन आपकी क्या बन चुकी, डिमांड। इससे पहले विश थी, परचेजिंग पावर होते हुए वांट थी, कि सर ठीक है पढ़ेंगे तो पैसा दे देंगे, है ना पैसा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड वांट। आई थिंक क्लियर है, बिना पढ़े सब याद है, फिर भी नोट्स में से आप याद कर सकते हो। 3 एलिमेंट्स है बेटा, डिजायर फॉर ए कॉमोडिटी, सेकंड सफिशिएंट मनी, दैट इज ए परचेजिंग पावर, एंड थर्ड रेडीनेस। तो आपके पास एक विशफुल थिंकिंग होनी चाहिए, दूसरा सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, और थर्ड रेडीनेस, यू आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी। ये मैंने सब ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए इस पैराग्राफ में, अगर एक मिनट के लिए रीड कर ही लो पैराग्राफ को। हम्म, हाँ, हाँ जी बोलो बेटा। इसको बेटा एनसीईआरटी बुक बोलते हैं। कौन सी बुक है?
अब वही है, ठीक? जैसे मेरे नोट्स में +2 लिखा हुआ है, ऐसे एनसीईआरटी में +2 लिखा हुआ है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ही +2 की, वो आपको +1 में शिफ्ट हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड एनसीईआरटी बुक बेटा। तो ये एक सिलेबस है बेस्ट जस्ट, बट स्कूल में भी आपको नहीं करवाएंगे इसी का। जैसे आप इकोनॉमिक्स की बुक परचेज कर रहे हो या मैं आपको अपने नोट्स दिखा रहा हूँ, ये सब जो नोट्स बने हैं या बुक्स बनी हैं वो सारी इसी से बनी है। ये सिलेबस है एनसीईआरटी का, जिससे एनसीईआरटी ये बताते हैं कि पढ़ाना क्या है, सिलेबस क्या है, बट इसमें से इतना गो थ्रू करने का जरूरत नहीं है, इसमें बहुत शॉर्ट में लिखा आपकी टेक्स्ट बुक चलेंगी ये वाली जो पढ़ी है। चले आगे बेटा, क्लियर है ये। अब आते हैं डिमांड की डेफिनेशन क्या है। एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है बेटा डिमांड की। अकॉर्डिंग टू फर्गुसन डिमांड क्या है। अभी हमने डिमांड को समझा कि इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, डिजायर, वांट, रेडीनेस। तब डिमांड, डिमांड का मतलब व्हेन यू आर रेडी। अब लेकिन डिमांड को हम लिखते कैसे हैं मीनिंग के बाद, वो तो है इसके अंदर टर्म्स क्या हैं, डिमांड का मीनिंग क्या है, बट इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, वो ऐसे लिखी जाती है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। मैं बाद में टेबल बना के दिखाऊंगा आपको, एक बार सुन लीजिए। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। पहली बात बेटा, डिमांड एक कमोडिटी की होती है। किसकी होती है? कमोडिटी की डिमांड होती है एक। कमोडिटी मतलब से अब समर सीजन है, मैंगो, मैंगो इज ए कमोडिटी। मेरी डिमांड मैंगो के लिए कितनी होगी और कितने केजी में मैंगो खरीदूंगा, हाउ मच मैंगो टू बी परचेज्ड, ये किस पे डिपेंड है आप बताओ। आप जो बोलोगे वही चैप्टर है हमारा, मुझे पक्का पता बोल दोगे। परचेजिंग पावर पे तो है। नहीं, सुनो पहले ध्यान से। मैंगो मैं आज मार्केट से कितना परचेज करूंगा, ये एक बात पे डिपेंड है, वो क्या है? सर पेइंग कैपेसिटी। नहीं बेटा, पेइंग कैपेसिटी है मेरी, नीड पे पेइंग कैपेसिटी है तभी तो मैं खरीदने जाऊंगा। हाथ मेरे पॉकेट में मनी भी होगी, 500 का नोट भी होगा, दिखाऊं क्या 500 का नोट है ना, तो मेरे पॉकेट में 500 का नोट भी होगा, मेरी परचेजिंग पावर भी होगी, ठीक है जी। और मैंगो मेरे नीड भी है, घर में सब लोग कह रहे हैं मैंगो लाओ, मैंगो आइसक्रीम बनानी है, वो भी है, ठीक है, वो नीड कितनी है वो भी पता है। लेकिन फिर भी मैं मैंगो परचेज करने के लिए जब जाऊंगा तो मैंगो कितना खरीदूंगा, वो एक बात पे डिपेंड है। सबसे पहले क्वेश्चन आप वही पूछते होते हो हर किसी पे, हर किसी शॉप पे जाके, सर प्राइस। प्राइस। यस, आप जब मैंगो देखने जाते हो बोलते हो, जैसे एक तो मैंगो ही देख रहे हो तो मैंगो ऐसे देख रहे होते हो, भाई कितने का दिया, क्या रेट है ना, बोलते हैं 200 रुपये रख देते हो। मैं तो वैसे ही पूछा था लेना नहीं, नहीं जी नहीं, जस्ट ऐसे ही बस वो पूछ रहे थे क्या रेट चल रहा है आजकल, है ना, पर नहीं वो नहीं चाहिए अभी मैंगो, बोलते ले लो कोई बात नहीं, रेट नहीं नहीं चाहिए नहीं, बस निकल पड़ते हैं वहां से। तो जैसे उसने बोला रेट 200 रुपये किलो, तो अब वहां से निकल पड़ोगे कि नहीं नहीं सर नहीं। अब रेट 200 से क्या आया 150, ऐसा होता है ना। मैंगो का रेट मार्च में फेब में 200 250 300 400 रुपये भी होता है ना। विंटर में 400 रुपये मिलेगा आपको, हम खरीदते नहीं कभी, होता है इतना रेट बेटा। आपको एक स्पेसिफिक शॉप पे मिलेगा मैंगो, ठीक है, ग्रेन मार्केट में ऐसे आम नहीं मिलता, लेकिन मिलता है मैंगो, हर सीजन मिलता है, ठीक है, लेकिन वो रेट ही ज़्यादा होता है, जिसे कोई बेचता भी नहीं खरीदता भी नहीं, वो स्टोर ही रहता है। फिर रेट 200 रुपये आता है, 200 रुपये मैंने मना कर दिया, मैंने गाड़ी रोकी, फिर एक स्माइल दी, निकल गया कि भाई रेट बहुत महंगा मैंने देना, है ना। फिर नेक्स्ट डे क्या, लेमन्स के रेट हुए। हाँ, फिर नेक्स्ट डे रेट कम हुआ 150, फिर क्या आया 100। अब जब बोला मैंगो 100 मैंगो 100 बोलते थे वो, 100 तो फिर मैं रुक गया कि ले भी आज लेंगे मैंगो, आज मज़ा आएगा, है ना। तो आज मैंने मैंगो को खरीदना है पक्का, अब डिमांड बनेगी। देखो अभी जब मैं एक दिन पहले गाड़ी से उतरा था तब मेरे पास थे पैसे, सर तब तक वो वांट थी। तब तक वांट थी बस। तो क्या आपको लगता है मेरी हैसियत नहीं है मैंगो खरीदने की, तभी थी, है ना। लेकिन 200 रुपये इज नॉट ए जेन्युइन रेट नहीं है, वाई टू वेस्ट माई मनी, ठीक है पैसा है पर वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना मेरे पास, ठीक है। इतना क्या जरूरी हो गया मैंगो आज ही खाने, वेट करो। आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा थोड़ा रुक जाओ, मैंगो का रेट थोड़ा डाउन आने दो, सर मतलब फिर ला देंगे। तब तक वेट करो जब तक वो आपकी डिमांड नहीं बनती। यस,
और जिस दिन डिमांड बनेगा यू विल बी रेडी। आपकी गाड़ी में 5 किलो मैंगो पड़े होंगे, आप जब घर आ रहे होगे तो मैंगो लेके आ रहे होगे, तब आप बोलोगे कि माँ देखो मैं मैंगो लेके आया हूँ, है ना, लाइक दैट, है ना। आज मुझे जॉब मिल गई, मेरे पास पैसे हैं और आज मेरे पास मैंगो भी है, तो दैट्स वाई दैट मैंगो इज कॉल्ड योर डिमांड। लेकिन अब यहाँ पे फर्गूसन क्या समझा रहे हैं हमें, वो ये बोल रहे हैं कि डिमांड का मतलब कोई एक क्वांटिटी से नहीं है, एक सिंगल क्वांटिटी से नहीं है। डिमांड का मतलब इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज। हाँ जी। सर जैसे सपोज अगर हम नया फोन लेना होता है सर, तब तक तो वो हमारी वांट होगी। जब पेरेंट्स कहेंगे कि अब आपको जेन्युइनली जरूरत है सर, तभी तो वो उनके लिए हमारी वो डिमांड बनेगी। यस, तभी वो डिमांड बनेगी जब वो आपकी इस रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि नाउ यू आर जेन्युइनली रिक्वायर्ड, और वो प्राइस भी पे करने को रेडी है, तभी वो डिमांड, तभी डिमांड बनेगी। तो पैसा होने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स में क्या समझाया जा रहा है, पैसा होने से वो सिर्फ आपकी परचेजिंग पावर बनती है, कि मैंगो इज माई परचेजिंग पावर, इवन देन आई एम नॉट रेडी टू परचेज दैट। नाउ इफ आई एम रेडी, क्योंकि आज मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूं, मेरी वो क्या बन गया, डिमांड। तो इसलिए डिमांड का मीनिंग इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज क्यों बोला बेटा, क्योंकि जब मैं रेडी भी हूं परचेज करने के लिए, तब भी मैं वहां जाके प्राइस पूछूंगा। अगर तो प्राइस बोला 100 रुपीज, देन आई कैन परचेज 2 kg। उसने बोला सर चलो आप ऐसा करो और ले लो, मैं रेट कम कर लूंगा। मैंने बोला 80 रुपीज लगा ले, मैं 4 kg ले लूंगा, तो मैंने 4 kg ले लिया। मैं बोला और रेट कम करेगा, 50 रुपये लगाएगा, ये 10 किलो ले जाऊंगा मैं यहाँ से। तो जैसे से वो रेट डाउन कर रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ रही है। इससे आपको बेटा लॉ ऑफ डिमांड समझ आएगा। क्या आएगा, चीजें तो बहुत सिंपल हैं बच्चों वाली, बट आपके लिए तो यही मेन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ, अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम। देखिए, अब डिमांड वर्ड को अगर समझना है, डिमांड वर्ड को अगर बेटा डिस्कशन नहीं, एक एक साउंड को उठाता है माइक। अगर डिमांड वर्ड को समझना है तो यहाँ पर हमें एक टेबल बना के समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, प्राइस, प्राइस किस में होता है, हमेशा रुपीज में होता है, और डिमांड किस में होगी, यूनिट्स में। और जब मैं किसी चीज को डिमांड बोल दूंगा, फिर ये ना बोलना सर क्या आप चाहते हो, हाँ वो चाहते हो, विश तो है ही है, डिजायर तो है ही है, क्या सर पैसे हैं आपके पास, वो भी हैं, तभी जा रहा हूँ आके खरीदने, और क्या खरीद के लाओगे आज, मैं हाँ रेडी भी हूँ। तीनों चीजें हैं तो डिमांड है, इसलिए वो बातें अब पीछे रहेगी। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही किसी ने प्राइस बोली मैंगो का 200, मेरी डिमांड क्या थी, 0। मैंने बोला भाई वो गलती होगी, गलती से पूछ लिया रेट, है ना, इतना महंगा मैंगो हमने नहीं खाना। फिर जैसे रेट आया 150, 150, चलो मैं फिर 1 kg ले गया घर टेस्ट करवाने के लिए, है ना। फिर जैसे रेट आया 100, आई परचेज 2 kg। फिर एक और बोलता है सर चलो आप रोज़ पूछते हो, इस बार आपको 80 लगा देंगे, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आपके लिए क्या रेट रहेगा, 80। तो मैंने भी खुश होकर कितना खरीद लिया, 4 kg। तो ऐसा नहीं 2 के बाद 3 आएगा, ये समझा रहा हूँ आपको, ये आपकी डिमांड है, आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है तो 10 किलो ले जाओ चाहे, वहाँ नीड भी आती है बेटा, जैसे वो आपने बोला था कि नीड के हिसाब से वो ठीक है, पहले प्राइस तो सूट करे ना। जैसे आपने बोला सर आपकी इकोनॉमिक्स की फीस कितनी है, मैंने बोला 3 लाख, अब बोले सर हमने पढ़ना ही नहीं, डिमांड क्या होगी, सीधा 0 होगी, जबकि पढ़ना भी चाहते थे आप, और आपके पेरेंट्स के पास 10 लाख भी है मुझे पता है, बट 3 लाख देने को रेडी आप नहीं हो। जब रेडी नहीं हो तो क्या करेगा पैसा, और क्या करेगी डिजायर, राइट। तो प्राइस भी तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंगो का रेट 200 रुपये समझ से बाहर है, लेकिन 80 रुपीज समझ में आता है, और जैसे से कम हो रहा है अब और खुश हो जाओ, मैंगो का रेट क्या हो गया, 50 हो गया। अब घर में मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो मैंगो होगा, हर आइटम में मैंगो होगा, राइट जी। तो मैंगो की डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड। अब इस टेबल के ऊपर मैं आपको जो समझाऊंगा ना, आई गारंटेड बेटा आपको याद हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स हमारी पूरा साल ऐसे चलती है, मैं एक न्यूमेरिकल टीचर हूँ, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा सेकंड पैशनेट सब्जेक्ट रहा है। हमने इकोनॉमिक्स को भी हमेशा
न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म फंडास लगाने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के थ्रू। मेरे लिए थ्योरी नहीं है, मेरे लिए बोरिंग नहीं है ना। जो चीज़ एनवायरनमेंट के अंदर से हम समझ सकते हैं वो बहुत ईजी है। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तीनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर बस इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, अकाउंट्स अपने आप में है ही न्यूमेरिकल। अब यहाँ भी देखो, हम डेफिनेशन को समझेंगे जो थ्योरी में है, जो आपको याद करके लिखनी है 1 मार्क में, और समझेंगे ऐसे और याद भी हो जाएगी। अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे से सुनना ध्यान से, फिर नेक्स्ट लाइन आपकी होगी, है ना। पहले अमिताभ बच्चन की लैंग्वेज जाने बेटा आपको। चलो, पहला पॉइंट, डिमांड रेफर्स टू, डिमांड क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज। क्योंकि डिमांड का मीनिंग एक क्वांटिटी नहीं है कि मुझे 1 kg ही लेना है, मैं वहां जाके डिसाइड करूँ ना शॉप पे। हाँ, मुझे घर पे ये बोल के भेजा है कि 500 ले जाओ, इसमें जो समझ आए ले आना, क्योंकि मेरी एक इनकम होती है, ये समझ लो बेटा। और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स सिर्फ उसी कंज्यूमर की स्टडी करती है जिसकी इनकम लिमिटेड है, जिसकी इनकम लिमिटेड है। ठीक है, एक कॉमन मैन, आम आदमी, जिसकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड, कि उसके पास बेचारे के पास सिर्फ 500 रुपये होती है ना, फ्रूट्स पे खर्च करने को। तो वो 500 रुपये में मैंगो कितना खरीदेगा, ये इस बात पे डिपेंड है कि मैंगो का रेट क्या है। ये नहीं वो 500 ही खर्च करेगा उसके ऊपर, उसे 500 रुपये में मैंगो भी लेके जाने घर, पपाया भी लेके जाना है, बाकी फ्रूट्स भी लेके जाने हैं, लाइक दैट। उसकी इनकम लिमिटेड है एक, कि 500 लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा बड़े ऑफिसर हो तो हो सकता है आप 500 की जगह पे 2000 खर्च कर रहे हो। फ्रूट्स पे कितना खर्च करना है, आपके घर का बजट है। ये सारी बातें बेटा इस यूनिट में आएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, मेरा फेवरेट यूनिट है ये, डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे पढ़ेंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कंज्यूमर हमेशा क्या सोचता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट क्या आएगा? प्रोड्यूसर यूनिट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दो लोगों से इकोनॉमिक्स बनती है, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। क्योंकि जब हम आपको इंट्रो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, फर्स्ट वाला, वहां आप क्या समझोगे कि इकोनॉमिक्स स्टडी, तभी ना वो समझ नहीं आता वहां से चैप्टर। वहां मैं बोलूंगा इकोनॉमिक्स रेफर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सब समझ नहीं आएगा ह्यूमन बिहेवियर क्या है। अब यहाँ समझ आएंगे कि दो लोग हैं यहाँ पे ह्यूमन, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़े। कंज्यूमर क्या चाहता है? प्राइस कम, प्राइस कम, है ना। मैं बोलूँ बेटा आपकी फीस है 30,000, अगर आप मुझे 20,000 और दे दोगे मैं आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ा दूंगा। अगर आप मुझे 20 से 25 और दे दोगे एक सब्जेक्ट और पढ़ा दूंगा। मतलब मेरी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। अब बोलो सर अगर आप प्राइस थोड़ी सी कम कर लो तो हम ज्यादा पढ़ने को तैयार हैं, आप कंज्यूमर बन जाओगे, जबकि आपको डिमांड चैप्टर किसी ने सिखाया भी नहीं होता। फिर वो ऐसे बोलते हो, आप बोलते नहीं रेट क्या लगाओगे मैंगो का, बोलते हैं 100 रुपीज। फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या बोलते हो? अगर हम ज्यादा ले लें तो रेट क्या लगाओगे? वो सामने से बोलते हैं 120। बोलोगे क्यों फन कर रहे हो, रेट कम करो ना, अगर मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ तो रेट क्या करो? कम करो। हमेशा ऐसा रूल होता है डिमांड में। इसलिए जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी बेटा मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ये आपके सामने जो लिखा है ये क्या लिखा है? डिफरेंट क्वांटिटीज। किसकी? कॉमोडिटी की। कॉमोडिटी क्या है? एक मैंगो की बात हो रही है, एक कॉमोडिटी है ना मैंगो भी, तो ट्यूशन भी कॉमोडिटी है एक। हर चीज एक कॉमोडिटी है जिसको तुम परचेज करते हो बीइंग ए कंज्यूमर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको? प्रणव, वंशिका, सृजन, हिमांशु, यस सर। जो भी बेटा ऑनलाइन है, साउंड क्लियर है आपको? यस सर। हाँ जी। तो जैसे जैसे ओके, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज, किसकी? हाँ, ध्यान से देखो बेटा, आपको पूरी डेफिनेशन अभी कभी याद हो जाएगी। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच आर डिमांडेड, जो क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस। हम बोलते हैं आज का रेट क्या है? आज का रेट है मैंगो 50, खुश हो गए 10 किलो पैक कर दे, लाइक दैट। पर मेरी इनकम 500 है, मुझे पता है मुझे 500 को क्रॉस नहीं करना। डिमांड के बाद एक चैप्टर आएगा कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वहां बजट की बात आएगी।
जितनी भी टेक्निकल बात होगी बेटा हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, आपको तो मजा आ जाएगा। बस मेन है कि आपको, तारक मेहता नहीं बोलते कि जो मर्जी टेंशन हो लेकिन आपको मजा आना चाहिए, वो शो का मोटिव होता है कि उधर टेंशन चल रही है लेकिन आपको मजा आ रहा है। तो यहाँ जो मर्जी टेंशन हो लेकिन आपको मीनिंग समझना चाहिए, तो वहाँ एक बजट होगा, कंज्यूमर्स बजट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर्स बजट। उस बजट से वो बाहर नहीं जा सकता। मैं खुश होकर ये नहीं बोल सकता 20 किलो मैंगो पैक कर दो, पॉकेट में 500 ही है। देखो ना, अगर 50 रुपए के हिसाब से अगर मैं परचेज करूं 10 किलो, 500 तो 500 बन गए बस, भी इसके ऊपर नहीं। अगर वो बोलते कि रेट और कम करते और ले लो ना, भी पैसे नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा एक इनकम लेवल है, उससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। प्राइस जो मर्जी फिर कम होती जाए, ठीक है। हाँ, और कम होगा तो क्वांटिटी और बढ़ा लेंगे, पर 500 से ज़्यादा बिल नहीं बनेगा। मान लो मैं रेट कम कर दिया 40, आपने डिमांड क्या कर ली 11, तो भी ठीक है, 11 इंटू 40 440, तभी हमारी इनकम के अंदर है। इसलिए मेरी डिमांड की हर डेफिनेशन में क्या लिखा होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या लिखा होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स क्या है, इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, बहुत कुछ है यहाँ पे। मैं सारी बातें एक आज नहीं कर सकता, एक एक करके सामने आएंगी। अगर मान लो कंज्यूमर का इनकम ही बढ़ जाए, वहीं जब मैं फ्रूट ले रहा था मुझे फोन आ गया कि सर आपको लॉटरी लग गई, तो मेरी इनकम बढ़ गई, अब तो मैं ले सकता हूँ, अब तो 500 ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ, तो इनकम बढ़ गई। फिर हम डेफिनेशन बना नहीं पाएंगे। तो डेफिनेशन बनाते वक्त एक सिंपल है कि हमें ये बोलना है कि भी बाकी सब बातें कांस्टेंट रहेंगी, इनकम वही रहेगी। मुझे फोन आ गया कि मैंगो आजकल खराब कर रहा है बॉडी को, मेरे फ्रेंड का फोन आ गया, कहता आजकल रिसर्च की हमने कि मैंगो खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैंने वही छोड़ दिया। अब वो कहता सर ले जाओ 40 रुपये ले जाओ, बोलो अब तो चाहिए ही नहीं, मतलब सर डिमांड ही जीरो होगी। जीवानी जीरो होगी, क्योंकि वहाँ हेल्थ इशू आ गया, वहाँ टेस्ट का इशू आ गया। आई एम प्योर वेजिटेरियन। मतलब डिमांड की भी एक अपनी रीजन होगी। हाँ, डिमांड के यही तो एग्जैक्टली समझाना आपको। मैं चाहता हूँ ये हो ना बेटा, फर्स्ट डे देखो, फर्स्ट डे मैंने आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाना, तो मैंने बोला कि मैंने आपको सिर्फ ये बताना कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या होता है। मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, आज डायग्राम भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। आपके अंदर से जो निकल रहा है ना, वो आपके अंदर से निकालना है मुझे, जो आपके अंदर कॉमन सेंस है। इकोनॉमिक्स उस कॉमन सेंस से बहुत अच्छे से समझ आती है। इसका मतलब डिमांड का कोई एक फैक्टर नहीं है, आपने रीजन बोला ना, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं फैक्टर, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स, क्या बोलते हैं। डिमांड डिपेंड करती है कुछ चीजों पे, वो डिमांड के क्या बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स। दिखाऊं मैं आपको, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है नोट्स में। आज जैसे ऐसे घूमना ही है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। जैसे जब मैं आपको नोट्स में आगे लेके जाऊंगा, ये तो हो गया डिमांड का मीनिंग, फिर आएगा डिमांड की टाइप्स क्या होती हैं, टेबल क्या होता है, फिर यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम का स्पेस छोड़ा हुआ है हमने, ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स में डायग्राम आपको बनाना होता है, क्योंकि आपके लिए वर्कशीट के तौर पे काम करता है कि आपको घर जाके कुछ वर्क करना है इसके ऊपर, नहीं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे बुक्स में डायग्राम बने होते हैं, तो नोट्स में कुछ ना कुछ आपकी भी क्रिएटिविटी चलती रहेगी। उसके बाद आएगा बेटा मेन क्वेश्चन, इसको समझाने में मजा आता है, ये पूरे चैप्टर को कंट्रोल करता है। ये देखो, डिमांड के फंक्शन क्या है, डिमांड के फैक्टर्स क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। डिमांड किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं है, सामने वाला अगर प्राइस कम भी करते ना, कई बार मैं भी तब भी नहीं खरीदता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं ये बोल रहा था, और जब KFC का ऑफर आता है, KFC का ऑफर आता है कि कोई भी नॉन वेज चिकन बर्गर का रेट डाउन हो गया, मैं कभी गया ही नहीं। और ऑफर आता है फ्री मिलेगा, मुझे मैसेज आता है कि अगर आप इस मैसेज को दिखाओगे तो आपको आज चिकन बर्गर फ्री मिलेगा, मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरी डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं है, टेस्ट पे भी डिपेंड है, मेरे कल्चर, मेरे रिलीजन पे भी डिपेंड है ना। हमारे घर में बेटा ये कल्चर है कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, हम वेजिटेरियन फैमिली से हैं। दो तरह की फैमिलीज होती हैं, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन फैमिली के लिए ऑफर बहुत बढ़िया है, बोले आज पार्टी करते हैं KFC में, आज ऑफर आया है 30% डिस्काउंट का। हमने कभी पार्टी नहीं की, हमारी पार्टी गोपाल स्वीट्स पे होती है, क्योंकि हम KFC जान सकते, वहाँ नॉन वेज मिलता है ज़्यादा। गुड ना, क्या पॉइंट है। हम डोमिनोज भी जाएंगे तो वहाँ वेज पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे, रेट अगर उसका डाउन मिल जाए तो अच्छी बात है, नॉन वेज पे नहीं, तो करिए ना। तो मतलब सर हमारा माइंड कभी उस तरह सोचेगा ही नहीं, सोचेगा नहीं, प्राइस को मैटर नहीं करेंगे बेटा। और प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में प्राइस मैटर नहीं करती कभी। ऐसा तो फिर जिस डॉक्टर की फीस ज़्यादा है वहाँ पेशेंट ही नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। बहुत सी बातें समझाऊंगा आपको, लाइव एग्जाम्पल दूंगा, तो आपको ये समझ आएगा
कि डिमांड के कुछ फैक्टर्स है बेटा, प्राइस भी एक फैक्टर है, वो तो है ही है नो डाउट। सबसे पहले हम ये पूछते हैं, मुझे जब पेरेंट्स का फोन आता है ट्यूशन, नेसेसिटी से ज्यादा हम प्राइस को थोड़ी ना देखें। नहीं नहीं बेटा है बहुत कुछ है, अभी रुक जाओ ना, अभी डाउट्स रखो समझ, अभी जैसे समझ आएगा आगे बढ़ेंगे। समटाइम्स जब पेरेंट्स का फोन आता है, सबसे पहले उनका क्वेश्चन कहता है सर अकाउंट्स पढ़नी है, फीस क्या है। अब क्या फीस के बेस पे पढ़नी है आपको अकाउंट्स? इट मीन अगर मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ तब भी पढ़नी है, तो अगर मैं फीस डिस्काउंट दे दूँ तब भी पढ़ोगे, पर मैं मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो इट मीन अकेले प्राइस से कैसे हो सकता है? क्या आप अपने बच्चे के फ्यूचर से के साथ खेल सकते हो आप, अगर मैं प्राइस कम कर दूं और एक बेकार टीचर अगर यहाँ पढ़ाता हो कोई लाइक दैट। यहाँ ना बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं, बहुत से हैं, प्राइस तो एक फैक्टर है बेटा, उसको छोड़ दिया जाए, देखो इधर बहुत कुछ है। कंपटीशन गुड्स क्या है उसकी, जैसे अगर मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, तो आईफोन खरीद रहा हूँ तो सैमसंग का क्या रेट चल रहा है, मैं जरूर कंपेयर करता हूँ, हो सकता है सैमसंग बेटर मिल जाए। एंड्रॉयड में फिर सैमसंग के साथ कोई और फोन भी हो सकता है। दूसरा उसके बाद सब्सिडी गुड्स क्या है, इनकम क्या है कंज्यूमर की, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में रेट कम होगा चीज़ का या बढ़े, बहुत कुछ है, मतलब अभी दिखाने वाली चीज़ नहीं है ये आपका सेकंड लेक्चर होगा। आज हमें क्या समझना है कि डिमांड की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा डिमांड की डेफिनेशन क्या लिखा है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट, अब बोलो साथ साथ में, डिफरेंट क्वांटिटीज किसकी, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड रेडी। अब देखो ही इज एबल मतलब उसके अंदर परचेजिंग पावर है, पैसे हैं, पैसे बोलते हैं, पैसे हैं, विलिंग चाहता भी है, तीसरा रेडी भी है। अब इन तीनों में से कोई ये चीज़ नहीं है तो आप चीज़ को परचेज नहीं करोगे। ठीक है, मान लो मेरे पास पैसे हैं, मैं रेडी भी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता, अब मेरी विश नहीं है, तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता। ये तीन चीज़ें होंगी तो डिमांड होगी, टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स आज की बात हो रही है, कल जब आएगा तो देखेंगे कल का रेट क्या होगा, कल मैंगो का क्या रेट है, पर आज की बात है। हो सकता है समर में डिमांड है मैंगोज की, विंटर में ना हो। आज हमारी चाय कॉफ़ी के लिए डिमांड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक जूस के लिए है। आज आप क्या आज आप वो जैकेट्स पहन के आ रहे हो, वुलन जैकेट्स, डिमांड है क्या किसी की? लेकिन सर्दियों में आप कैसे कैसे बन के आओगे, छुप छुप के आते बिल्कुल जैकेट्स के अंदर, दिखते ही नहीं, तो दैट्स कॉल्ड डिमांड फॉर जैकेट ज़्यादा है। आज डिमांड फॉर टी शर्ट ज़्यादा है, कॉटन टी शर्ट्स ना, वुलन नहीं। आज वुलन कैसे पहनोगे आप? तो सीजन चेंज होने से डिमांड भी चेंज होती है। इसलिए बेटा आज अगर कॉटन टी शर्ट्स पे डिस्काउंट मिले तो मजे की बात है, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। अगर वुलन जैकेट्स पे डिमांड रेट कम हो तो मैं क्या करूंगा, वुलन जैकेट मुझे पहननी नहीं आज, सर पहली लेके रख, वो अलग बात है, पर मेरा इंटरेस्ट उसमें कम होगा। समझ ना, जब मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एक एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है बात आपको? इसलिए डेफिनेशन में हम ये भी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इक्वल का मतलब साइलेंट भी होता है, इसका मतलब कांस्टेंट भी होता है, बाकी बातें कांस्टेंट रहेंगी, बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। अब इस डेफिनेशन को हम कैसे समझे, इस टेबल के थ्रू। टेबल में क्या था, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। डिमांडेड वर्ड बोलो तो वो तीन वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं बार बार, एबिलिटी, डिजायर, रेडीनेस, वो बार बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोल देंगे, डिमांडेड। अब वो तीन वर्ड चाहे हटा दो डेफिनेशन से, डिमांडेड, डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की बात है, हाँ गिवन टाइम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब आप प्राइस को देख के डिमांड करते हो तब ना आपकी इनकम चेंज होती है, ना आपका टेस्ट चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता, और भी बहुत कुछ है। तो उन सब फैक्टर्स को बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर सब अच्छा रहा, लाइफ में बोलते हैं ना कि बेटा अगर सब अच्छा रहा तो ऐसा होगा, और वो सब अच्छा रहता नहीं, इसलिए वैसा होता नहीं जैसा हम प्लान करते हैं, है ना। तो दैट्स वाई, तो हमें पता नहीं था कि कोविड आ जाएगा 2 साल रहेगा, तो वो जो सोचा था वो नहीं हुआ ना, वो सब प्लान बदल गए ना हमारे। तो अगर कोविड ना होता तो शायद हम सबकी लाइफ आज डिफरेंट होती, है ना। तो इसलिए अदर फैक्टर्स बहुत हैं बेटा,
हम सिर्फ प्राइस को देख के नहीं चल सकते, लेकिन अगर अदर फैक्टर्स में चेंज ना आए तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइस। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहां से क्या समझ आ रहा है, ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। यस, वेरी गुड। कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। हमारा प्राइस के साथ और डिमांड के साथ कौन, डिमांड और प्राइस का आपस में क्या लिंक है, इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप। सो यहां से हम एक रिलेशनशिप भी स्टडी करेंगे। अब वापस नोट्स पे आते हैं, और अब इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ो, जो जो आप बुक के नाम बता रहे थे, राइटर्स के नाम, ठीक है, टी आर जैन, राधा बहुगुणा, जो भी आप पढ़ना चाहो बुक वो पढ़ो, आपको हर बुक समझ आएगी यहाँ से। तो लो, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं बेटा डिमांड स्केड्यूल के ऊपर। स्केड्यूल क्या है, टेबल है बेटा। टेबल क्या होता है, टेबल होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या होता है, जो चीज हम अभी समझा रहे थे आपको, अगर मैं उसका टेबल बना दूं कि प्राइस 200 रुपए तो डिमांड 0, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं डिमांड टेबल। क्या बोलते हैं, टेबल या डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो इट इज व्हाट, तो मैं यहाँ पे नोट्स में क्या लिख रहा हूँ, डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या बोल रहे हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन। बाकी आगे सब सेम है। जब मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, ये नोट्स में एक एक लाइन मैंने खुद लिखी है, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि कॉपी कर दी किसी बुक में से, एक एक वर्ड सोच के लिखा है कि आपके लिए ना पढ़ना इजी रहे, एक ही फॉर्मेट मिले आपको। हर डेफिनेशन में बेटा एक ही चीज मिलेगी, ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो टेबल क्या शो करता है, उन दो चीजों को, एक प्राइस को और एक क्वांटिटी को, तो उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल, डिमांड टेबल। सो टेबल इज व्हाट, टेबल इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये तो बात आपको 10th तक भी पता है कि टेबल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, डायग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका डायग्राम पे आते हैं, आगे मीनिंग सेम रहेगा। सो व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल बोल के देखते हैं सब लोग, इट रेफर्स टू टेबुलर प्रेजेंटेशन, किसकी प्रेजेंटेशन, ऑफ ए कमोडिटी, किस पे, एट डिफरेंट प्राइसेस डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। बाकी सब सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ये सब अलग अलग बातें हैं जो जोड़ के एक बनती है, बट जब स्केड्यूल वर्ड आएगा तो आपको टेबल को एक्सप्लेन करना है। और टेबल आपके सामने बेटा, कुछ भी बना दो, जैसे यहाँ पे कंज्यूमर का नाम क्या है, बोलो, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, सॉरी कंज्यूमर का नेम क्या है, ए, एज डिमांड। और कमोडिटी कोई भी हो सकती है यहाँ पे, है ना, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, या कुछ और ले लो, कोई भी एक कमोडिटी का नाम है। जब उसकी प्राइस 10 रुपीज थी तो डिमांड कितनी थी, क्या थी, 5। अब क्या हो रहा है चेक करो, नहीं नहीं वो नहीं मैं कह रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, ये चीज देखो। फिर आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे है, आपके अंदर से मुझे इकोनॉमिक्स को जिंदा करने, है ना, आपके अंदर ही इकोनॉमिक्स, कॉमर्स हम सबके अंदर है, उसके लिए हमें अलग से सीखना कुछ, बस जरूरत है उसको अवेयर करने की कि हाँ मेरे अंदर कैसे है वो दिमाग में। तो ये है बेटा, आपको दिख रहा है प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, इसी चीज को अगर लिख दो तो मार्क्स मिल गए। तो डिमांड स्केड्यूल क्या शो कर रहा है, पहले मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक ना। इसलिए नोट्स मैं भी नहीं ज्यादा पढ़ूंगा क्लास में, आप भी नहीं, मेरे तो खुद के लिखे हुए तो मुझे सब याद है एक एक वर्ड, आपको घर जाके पढ़ना भी है, याद भी करना है, वट लेकिन 90% आपको यही याद हो जाएंगे। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, वो यहाँ लिखा हुआ है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, सॉरी स्केड्यूल क्या है, इट रेफर्स टू टेबुलर प्रेजेंटेशन, किसकी, डिफरेंट क्वांटिटीज की, कमोडिटी की, डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो वही पूरी डेफिनेशन होगी। तो आप देख रहे हो, एक डेफिनेशन हमने सीख ली, उठा के बस उसको कॉपी कर रहे हैं। अगर बोलते हैं कि स्केड्यूल क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखा है
इंडिविजुअल, जो मैंने आपको बताया नहीं अभी, वो क्या है? जो डिमांड है ना बेटा, दो तरह की होती है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। डिमांड दो तरह की है, वन इज इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? माइक्रो। अभी क्लास में आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक भी पढ़ी है, वो बड़ी, ये पूरे इंडिया की इकोनॉमिक्स है। प्लस टू में इसका लेवल बहुत हायर हो जाएगा, इसलिए प्लस वन में आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, हर चीज़ समझनी पड़ेगी प्रॉपर ढंग से, ताकि आपको एक हैबिट हो। चाहे एक नई तरह की इकोनॉमी सामने आएगी प्लस टू में जाके, बट चीज़ें तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट पढ़ने की, अंडरस्टैंडिंग तो यहीं से डेवलप होनी है। तो अभी जो इकोनॉमिक्स है बेटा, वो है कि वो सिर्फ आपकी स्टडी करती है। जैसे होता नहीं, एकदम से ऐड आती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो सिर्फ आपको पूछते हैं, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंपनी घर घर जा जाके पूछती है कि आपके पास कौन सा टूथपेस्ट है, सर्वे होता है। तो ऐसे ही इंडिविजुअल डिमांड का मतलब आपकी डिमांड क्या होगी। अगर मैंगो का रेट 10 रुपीज हो, तो आपने बोला मेरी डिमांड क्या होगी? क्या होगी? 5। अच्छा, अगर बी होता है यहाँ पे, बी की फैमिली बड़ी हो सकती है, बोले सर 5 किलो से क्या बनेगा हमारा, हम तो 8 किलो लेंगे। तो ठीक है भाई, आप 8 kg परचेज कर लो, वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब बाय अ कंज्यूमर, बाय अ कंज्यूमर। जहां एक कंज्यूमर होगा वहां इंडिविजुअल डिमांड है। दूसरी डिमांड है बेटा, कौन सी? मार्केट डिमांड। यहाँ आएगा ऑल द कंज्यूमर इन मार्केट। अब एक स्पेसिफिक मार्केट की बात हो रही है बेटा, जैसे बायर भी सेलर भी सारे। नहीं 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 बेटा, कंज्यूमर ओनली, सेलर की बात नहीं हो रही। मैंगो की डिमांड तो कंज्यूमर ही करेगा ना, सेलर क्यों करेगा? सर सेलर भी तो पहले लेगा, वो फिर वो उस टाइम कंज्यूमर है वो, ठीक है ना, फिर उसका नाम सेलर नहीं है, उसका नाम बायर है। ठीक है, तो ऑल द कंज्यूमर्स इन ए मार्केट। लेकिन याद रखना बेटा, मार्केट मतलब पूरी इंडिया की मार्केट नहीं, साइलेंट करो बेटा इसको, पूरी इंडिया की मार्केट नहीं, एक 20 सेक्टर की मार्केट, चंडीगढ़ की मार्केट ओनली। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक लिमिटेड एरिया लेता हूँ, पूरी कंट्री की बात नहीं करता, है ना। इसलिए जब हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब बातें आएंगी, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ये सब बातें, लेकिन जब हम ये चैप्टर करने के बाद वहाँ जाएंगे तो हमें पता होगा कि हु इज कंज्यूमर, किसकी स्टडी करनी है हमें। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करती है? इंडिविजुअल लेवल पे, एक कंज्यूमर की, एक मार्केट की। तो बताओ, जैसे अभी हम 20 सेक्टर में हैं, तो 20 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर एक सेक्टर है जिसके अंदर कंज्यूमर्स रहते हैं, तो 20 सेक्टर में मैंगोज की डिमांड क्या होगी? तो वहाँ हम सब लोग आगे, हम सबकी डिमांड को मिला के क्या बन गया? 20 सेक्टर की डिमांड, ऑल कंज्यूमर्स इन ए मार्केट। वो एक मार्केट हो सकती है, कोई भी किसी भी सेक्टर की बात ले लो। ठीक है, वहां फिर हम दो कंज्यूमर्स की एग्जांपल लेंगे। ये देखो, नेक्स्ट टेबल मिलेगा आपको दो कंज्यूमर्स का। अब मैं 1000 2000 तो नहीं ले सकता ना, तो मैंने अजम्पशन ले ली। क्या अजम्पशन ली? मैंने क्या अजम्पशन ली? देयर आर ओनली टू कंज्यूमर्स इन द मार्केट, मीन दो तो लेने पड़ेंगे। पर मान लेते हैं 20 सेक्टर में दो लोग हैं जो मैंगो खरीदते हैं बस, मान लो ऐसा मान लें, तो उन दो लोगों की डिमांड को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड बन जाएगी, क्योंकि दो ही कंज्यूमर है। अब बोलो नहीं सर 3 है, तो ठीक है 3 ले लो, आपका टेबल होता रहेगा लोग ए बी सी। और उसमें 4 हैं, ए बी सी डी, और उसमें 1000 हैं तो 1000 लिख लो। लेकिन सबकी डिमांड अलग अलग होगी। जैसे अगर रेट 10 रुपीज है, अगर प्राइस 10 रुपीज है, तो ए की डिमांड कितनी है? 4। बी की डिमांड कितनी है? 5। इन दोनों की डिमांड को अगर ऐड कर दिया जाए 9, अगर दोनों ऐड कर दे तो 9। फिर वो ऑप्शन 9, दोनों को ऐड कर दिया 9, 3 + 4 7। पर एक चीज देखो ध्यान से, चाहे आप एक कंज्यूमर की बात कर रहे हो या दोनों को मिला के मार्केट की बात कर रहे हो, दोनों का रिलेशनशिप प्राइस के साथ क्या है, बस ये बता दो। वेरी गुड, मजा आ गया ना, कि दोनों का रिलेशन किसके साथ है? इनवर्स, प्राइस के साथ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ए की हिम्मत भी कम हो रही है मैंगो खरीदने की, और बी की भी। चाहे दोनों की डिमांड अलग अलग है, क्योंकि दो अलग अलग फैमिलीज हैं, और दोनों डिमांड अलग अलग होती है, मेंबर्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन
मार्केट डिमांड भी तो कम हो रही है। इसका मतलब जब मार्केट डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मुझे ए की तो दिखानी नहीं ना बी की दिखानी है, मुझे इनसे मतलब ही नहीं, मुझे तो दो चीजें देखनी है, प्राइस एंड मार्केट डिमांड। तो जब भी प्राइस बढ़ेगी, पता है, जब जब धरती पे, है ना, पाप बड़ा है, पता है ना, ऐसे मूवीज के डायलॉग होते हैं ना, तो ऐसे ही जब जब प्राइस बढ़ी है मैंगो की, डिमांड कम। चंडीगढ़ में डिमांड कम हुई है। अब लोग नहीं सर, चंडीगढ़ के लोग दे आर फॉन्ड ऑफ मैंगोस, वो लोग परवाह नहीं करते, पैसा बहुत है उनके पास, फिर वो एक्सेप्शन हो गया, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड का एक्सेप्शन। हम ऐसे लोगों की बात ही नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स ऐसे लोगों को स्टडी नहीं करती जिनके पास बहुत पैसे, जैसे होता है बहुत पैसे मेरे पास, तो फिर उनको इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करती। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, लेकिन हम क्या बात करें इसमें, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी डिमांड कम होगी, चाहे ए की हो या बी की हो या दोनों को मिला के मार्केट की हो। अब मैं आ रहा हूँ उस बात पे, मार्केट डिमांड के अंदर क्या वर्ड चेंज होगा, ये अगर समझ लें तो हमारी एक नई डेफिनेशन रेडी होगी, बस, जिसको मैंने आपके लिए डार्क किए, हाईलाइट किए, बाकी पूरा ध्यान से बेटा, पूरा सेम है, एज इट इज। नोट्स लिखते वक्त मुझे आज भी याद है, मैंने बस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। देखो, इट रेफर्स टू द, कौन सा प्रेजेंटेशन, दोबारा बोलो, कौन सा प्रेजेंटेशन, किसका, डिमांडेड बाय, लेकिन इस डिमांडेड में तीन वर्ड्स आते हैं, रेडीनेस, मतलब रेडीनेस, ये तीनों वर्ड जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, डिमांड। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, डिमांडेड, डिमांडेड मतलब हमारे घर में मैंगो पड़ा है पैसा था, वो था, सब था, ठीक है। तो जी, डिमांडेड बाय ऑल इन अ मार्केट ड्यूरिंग ए, इन सब के मीनिंग आपको अलग अलग बता दिए, बट जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। अब वन डे में लिमिट है, कितना समझा सकते हैं हम आपको, लेकिन इन दोनों टेबल्स को देखो बेटा, ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, डिमांड टेबल जिसमें ए की डिमांड है, मीनिंग वही है, और जब हम ए के साथ बी को मिला देते हैं तो बन जाती है मार्केट। क्योंकि मैंने अजम्पशन लिख दी, वो मुझे लिखनी पड़ेगी ना कि दो या टू, जबकि आपको पता है बहुत होते हैं वो, तो कोई काउंटिंग नहीं। 20 सेक्टर में अगर 4,000 घर हैं तो मैंगो कितना बिकता होगा, है ना। तो इसलिए वो तो हम प्रैक्टिकली इतना बड़ा टेबल बना ही नहीं सकते, इसे समझाने के लिए हमने दो ले लिए, एक ए और दूसरा बी, और दोनों बेचारों की डिमांड प्राइस के हिसाब से कम हो रही है, ठीक है। अब एक डायग्राम कैसे बनेगा फिर हम आज की क्लास ओवर करेंगे। तो यहाँ आते हैं डायग्राम पे, फर्स्ट डे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब मालूम है इसका डायग्राम बनाऊँ, नोट्स में आपको डायग्राम का स्पेस दिया होता है बनाने का, हमने डायग्राम बना के दिए नहीं आपको, ताकि आपका एक लाइक के वर्कशीट भी रहे नोट्स आपकी, ठीक है। देखिए, देखिए ये आपके हो गया एक डायग्राम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब डायग्राम क्या है जो थ्योरी में लिखा मिलेगा आपको, डायग्राम है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन, डिमांड की, किसकी, नहीं नहीं, वही बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एट डिफरेंट, तो इन सबको मिला के एक लाइन बनाते हैं, पहले मैं बनाता हूं फिर आप बोलना। अब हम किसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डिमांड का डायग्राम जिसको बोलते हैं कर्व, क्या बोलते हैं, कर्व, डिमांड कर्व, क्वेश्चन सुन रहे हो, डिमांड कर्व, कर्व क्या है, एक ग्राफ है, ग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ री वर्ड क्यों आता है, क्योंकि हर डायग्राम के लिए पहले क्या बनता है, एक टेबल बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डिमांड कर्व क्या है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, सिंपल। और स्टूडेंट्स रिकॉर्ड ब्लैंक, डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। मीन जो टेबल में लिखा है उसी टेबल को किसके थ्रू दिखाना है, डायग्राम के थ्रू। तो जब हम टेबल को दोबारा डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे वो बन जाएगी री मीन्स अगेन, अगेन प्रेजेंटेशन। इसलिए हमेशा कर्व क्या है बेटा, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, डिमांड स्केड्यूल की। और स्केड्यूल क्या दिखाता है, वही डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर हो गया। फिर चाहे आप ऐसे लिख दो, डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग, क्या शो कर रही है, शोइंग। तो मुझे ना विद इन द मंथ आपके अंदर इकोनॉमिक्स को ऐसे क्रिएट करना है कि आप इन वर्ड्स को सुनो भी और ये आपके लिए बोलने भी इजी हो। क्योंकि जो आप बोल चुके, अगर आप बोल देते हो तो लिख भी दोगे, लिखना तो इंग्लिश में ही है ना। अब ये तो प्रॉब्लम है कि सर डिमांडेड की स्पेलिंग क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर मैं बोल सकता हूं तो मैं लिख भी सकता हूं, अगर मैं बोल नहीं सकता फिर लिख नहीं सकता। इसलिए मुझे आपको अंदर इकोनॉमिक्स को ये लेके आना है कि आप बोल सको मेरे सामने, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके लिए मैजिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का एक अलग पैशन है हमारा, आप जैसे देखोगे आगे बढ़ते जाएंगे उस चीज में। कर्व एक ग्राफिकल क्या है बेटा, नहीं अभी ऐसे बैक पैक नहीं करते थे जब क्लास चल रही हो ना, इट्स रॉन्ग थिंग, पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, स्केड्यूल का। बट हम उसको अगर हटा दें यहाँ से तो हम लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए commodity demanded at prices at a given period of time, other things remaining set other factors remaining constant लिख दो चाहे, कि बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। मान लो मैंगो का प्राइस बढ़ रहा है, उधर से उसमें टेस्ट भी बढ़ रहा है तो खरीद लेंगे फिर। अगर बोले भाई ये वही मैंगो है जो तुम कल लेके गए थे, बाकी तेरी इनकम भी वही है, तो कोई लॉटरी नहीं लगी तेरी, कोई प्रमोशन नहीं हुई, तो फिर प्राइस बढ़ने पे डिमांड तो मैं कम करूंगा ही। ये तो बाकी चीज़ों में चेंज आए, इधर से मैंगो का रेट बढ़े, उधर से मेरी सैलरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़नी चाहिए ना, फिर तो डिमांड बढ़ेगी। तो कहते हैं सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी वही रहेगी, मनी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम सेम रहेगी। तो इसको बोलते हैं अदर फैक्टर मीनिंग कांस्टेंट। अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए बड़ा ध्यान से, देखिए अब सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे। वैसे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, ग्राफ पेपर ऐसे होते हैं, हमें बस 2 ही चाहिए इसमें से, वाई का और एक्स का पॉजिटिव, क्योंकि हमारे टेबल में नेगेटिव नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे कौन सी चीज वाई पे आएगी कौन सी एक्स पे आएगी ये फिक्स है। इसमें भी एक लॉजिक है, बता देता हूँ आपको। जो चीज इंडिपेंडेंट होती है, जो चीज इंडिपेंडेंट होती है और एक चीज होती है डिपेंडेंट। अब ये तो प्राइस और डिमांड में डिपेंडेंट क्या है, गुड ना। आपको ये कभी मैथ्स टीचर बताया होगा ये चीज, है ना। तो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट की बात आती है यहाँ पर। इसमें सिर्फ आपने इसे नेम लिखना, बाकी रिपोर्ट हमारे पास आपका है ही, बस ओनली नेम, बस ये एक ही होता है। चलो हाँ कोई बात नहीं। अब प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, प्राइस कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे, डिमांड कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पे। डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 वेरिएबल होते हैं, शायद आपको कभी बताया हो किसी ने, या मैं गलती करूँ बताओ, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है और जो इंडिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सिस पे। जैसे एग्रीकल्चर और रेनिंग, एग्रीकल्चर एंड रेनिंग, तो रेनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट। वो ये नहीं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है नीचे तो आ रही है, बट रेनिंग अच्छी आएगी तो एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं रेनिंग पे, बट रेनिंग कभी भी एग्रीकल्चर डिपेंड नहीं है। वो राजस्थान में भी हो जाएगी रेनिंग तो, अगर होना है उसको, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो बेटा डिमांड एक्स एक्सिस पे है और प्राइस वाई एक्सिस पे है। अब हम प्राइस लेते हैं से 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। और डिमांड किस पे आएगी, एक्स एक्सिस पे।
स्पॉट डिमांड कितनी है, कितनी थी बेटा, टेबल के हिसाब से कुछ भी ले लें हम, एक ही डिमांड अगर बना रहे हैं हम, क्या थी 5 4 3 2 1, वही है। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा इन दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट होता है, डिमांड यूनिट्स में है, यूनिट्स बोले तो किलोग्राम्स, प्राइस किस में है रुपीज में, तो ठीक है उसका अपना गैप रहेगा, इसका अपना गैप रहेगा, लेकिन यहाँ गैप सेम रहेगा 10 के बाद 20 गैप, चाहे ज़्यादा कर लो चाहे कम कर लो, ये आपकी मर्जी है। अब लो जी स्टार्ट हो गया, स्केल की हेल्प से बनाते हैं यहाँ पे। जब प्राइस 10 रुपये है तो डिमांड कितनी है 5 है। इस तरह से मैं आज आपको सिर्फ टेस्ट करवा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में थ्योरी है, टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है। करना कैसे है, नोट्स के थ्रू, पीपीटी थ्रू और बुक के थ्रू। आई थिंक डे 1 में आपका इंट्रो पार्ट यही होता है सिर्फ, वो ज़्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं डे 1 में। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड कम होती जाएगी। आपसे बुक भी थी ना बेटा, बुक थी आपके पास एक, इसमें डिमांड चैप्टर ओपन करना, चैप्टर 4 होगा या 3 होगा, कुछ बुक्स में 2 चैप्टर्स को कंबाइन किया होता है, 3rd चैप्टर हो सकता है। अब इन सबको मिला के हाँ चलिए ना, इसमें डिमांड कब देखो, इसमें ये देखिए, ये अगर दिख रहा है किसी को वहां तो दिखेगा, आपको दिख रहा है ये चीज। अब मान लो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है बेटा, आई थिंक दिख रहा है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे कि ये हर बुक में एक सेम डायग्राम है, लेकिन उस डायग्राम में सारे बॉक्सेस नहीं बना के दिखाए गए, सिर्फ 2 दिखाए हैं, ऊपर और नीचे वाला। अगर आप ये कहना मतलब कि आप बुक में जाओगे, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे बॉक्स बना के दिखाने हैं ये वाले सारे, ये जस्ट जरूरी नहीं है। ये हम अगर ऐसे एक ओनली डिमांड का भी बना देंगे ना वो भी इनफ है, ये हमारा सिलेबस नहीं है कहना मतलब कि हम ऐसे पहले पूरा बॉक्स बनाए। हम इन सबको पॉइंट्स को मिला के जब डिमांड का बनाएंगे, ये देखो इन 5 को जब ऐड करेंगे, ये मेरा आपका टॉपिक है, ठीक है। अगर आपके बुक है आज, कोई भी बुक है, चाहे टीआरजन बुक है या राधा बहुगुणा बुक है, कोई और बुक है, एनसीईआरटी है, कोई भी बुक है, सब में सेम दिया है, बाकी नोट्स भी लेके जाओगे, ठीक है। वो प्रिंटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ पर डिमांड का मीनिंग आएगा, व्हाट इज डिमांड, उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा डिजायर, वांट, डिमांड, जैसे नोट चल रहे हैं वैसे चलेंगे। डिमांड और कमोडिटी का मीनिंग क्या है, काइंड्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। बट हमारा सिलेबस मोस्टली प्राइस डिमांड के ऊपर है। वो हर बुक में अपना अपना एक एरिया होता है, ज्यादा कवर करता है कोई, कोई कम करता है, लेकिन हमारा जो मेन सिलेबस है वो क्या है, प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड नोट्स में आगे आएगी, ठीक है। वो उसको भूल जाओ अभी क्या होती है वो। फिर कई तरह की डिमांड्स होती हैं, डिराइव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, ये हम बाद में करेंगे, तभी हम बुक भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी इसे नोट्स पढ़ के जाओ, जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो कोई भी एक बुक पूरी एनसीईआरटी को कवर करती है, तो हो सकता है आपका क्लास टीचर पूछे ड्राइव डिमांड क्या होती है, तो हमें एक एक वर्ड बुक से पढ़ना है। तो वो कैसे होगा, एक चैप्टर को करने तक आपको समझ आ जाएगा। हम नोट्स भी साथ में पढ़ेंगे और बुक साथ में। तो आई विल फॉलो दिस बुक, ठीक है। तो मैं इसका पीडीएफ दिया करूँगा स्कैन करके यहाँ पे, तो यहाँ से किया करेंगे। उसके बाद फिर आपको इसमें से याद करना है, टीआरजन से करना है, वो आपकी मर्जी है। नोट्स तो सबके लिए कॉमन है, वो तो मिलेगी, पीपीटी सबको मिलेगी। तो अब आज यहाँ पर क्या है बेटा, हमने ये टॉपिक किया है, बुक में आगे भी है, इस सबको मत देखना अभी, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। तो अब इन सबको अगर मैं ऐड करूं, इन सबको अगर ऐड कर दूं तो एक कर्व बनेगी, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी। डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, वेरियस क्वांटिटीज की एट डिफरेंट प्राइसेस की, या सीधा लिख दो डिमांड स्केड्यूल की, अगर वो स्केड्यूल साथ में दे रहे हो तो। अगर टेबल साथ में नहीं है फिर मत लिखना, फिर पूरा मीनिंग लिखना, पूरी डेफिनेशन, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, वो सारा। अब आज की लास्ट लाइन, फिर आप जा सकते हो, फिर टाइम इज ओवर, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था तुमने। डिमांड कर्व क्या है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, हमेशा बोलो क्या है,
अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या होती है, सुनो ध्यान से। जो अपर लेफ्ट, ये बेटा अपर लेफ्ट, यहां से देखो, ये मेरा हैंड है, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट, ये कौन सा है, राइट। मैं अपर से डाउन आ रहा हूं। हर बात का लॉजिक बताऊंगा आपको, आप सरप्राइज करोगे, इस बात का भी लॉजिक है। स्कूल में एक भी लॉजिक नहीं आएंगे, ये भी गारंटी आपको उसमें से। ये लॉजिक के बेस पे इकोनॉमिक्स इजी होगी, अदरवाइज मैं क्या मैजिक कर सकता हूँ। इकोनॉमिक्स तो है ही थ्योरी, उसको याद करना पड़ता है कि याद ही करना पड़ेगा। अगर हम ये समझ लेंगे बेटा, देखो ऐसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जा रहे हैं, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। तो डिमांड कर्व इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी तो क्या शो करेगी, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है। कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स। या उल्टा बोल लो, ऐसे बोलो, प्राइस डाउन हो रही है, डिमांड कम हो रही है। कौन अब देखेगा कि पहले कैसे बना था। दोनों एग्जांपल सेट हैं इसमें, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। अब देखो, ये पूरा लिख दूं पहले, 3 2 1। हो सकता है मेरा ए पॉइंट ये था और ई पॉइंट ये है, मैं ए से ई पे आया हूँ कि प्राइस पहले प्राइस 50 रुपये थी मैंगो की, तो मैं 1 kg खरीदता था। अब मैंगो की प्राइस क्या है भाई, 10, मैं कितना खरीदता हूँ, 5। पहले ये था, दिख रहा है। या उल्टा बोल दूं, जैसे आपका टेबल दिया हुआ है मेरे नोट्स के अंदर, उल्टा क्या है, पहले प्राइस क्या थी 10, डिमांड क्या थी 5, फिर हम बी पे गए, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे। अब प्राइस क्या है 50, डिमांड क्या है 1। वो कोई दिक्कत नहीं, प्राइस को बढ़ाकर डिमांड को कम कर दो, या प्राइस को कम करके डिमांड को बढ़ाओ। दोनों केस में क्या शो कर रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। वो एक टेबल बनेगा, सॉरी एक डायग्राम बनेगा, जिसको बोलेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इसके बारे में लिखना होता है, अब पढ़ के याद करो, या मैं जो बोल रहा हूँ। देखो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो लैंग्वेज होती है वो सुन के याद होती है, समझ आती है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप उन लोगों के बीच में रहो जो इंग्लिश बोलते हैं, आपको अपने आप आ जाएगी। नो कोर्स इज रिक्वायर्ड। इसलिए इंडिया में लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, आपको लगता है अमेरिका में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते होंगे, क्योंकि वो तो बोलते इंग्लिश है, उनकी तो मदर लैंग्वेज ही वो है, इंडिया की वो नहीं है। दैट्स वाई मैं जब इकोनॉमिक्स बोलूंगा ना, अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है, मेरे बोलते बोलते आपको आ जाएगी। और जिस दिन आप बोल पड़े उस दिन लिख भी सकते हो, क्योंकि चंडीगढ़ के बच्चे की ये प्रॉब्लम नहीं है कि डिमांड की स्पेलिंग क्या है, राइट। लिखना आपको आता है, सिर्फ बोलने बाकी है बस। तो बोल के दिखाओ, डिमांड कर्व इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या है, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। अगर ये इनवर्स रिलेशनशिप नहीं शो करती तो ये डाउनवर्ड भी ना होती। ये पता है कैसे बनती, ये ऐसे बनती, अपवर्ड। वो बनेगी सप्लाई कर्व, नेक्स्ट यूनिट आएगा प्रोड्यूसर यूनिट। बहुत मजेदार इकोनॉमिक्स है ये। तो पहले कंज्यूमर को समझेंगे, फिर प्रोड्यूसर। आई थिंक आज के लिए इनफ है इतना। तो अभी मैंने जस्ट इंट्रो दी आपको, अब नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी ऑल्टरनेट आपका ये, तो अभी स्लॉट बचा ही नहीं कोई रेगुलर करने के लिए इसको ना, पूरा हेक्टिक है 11 बजे से 8 बजे तक हमारा। तो जैसे जैसे फ्री होगा मैं बता दूंगा, फिर हम रेगुलर भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तरीके से, शुरू से लेके आएंगे डिमांड का मीनिंग, टाइप्स, इंडिविजुअल, फिर स्केड्यूल, फिर हम पहुंचेंगे मार्केट डिमांड कर्व पे। वो डायग्राम बड़ा बनेगा, उसमें पहले ए की डिमांड कर्व बनेगी, फिर बी की बनेगी, फिर दोनों को मिला के मार्केट डिमांड करेगी, बड़े वाली बनेगी। उसका स्पेस भी बड़ा दिया है नोट्स के अंदर, ये आपके पास है। इसके बाद हम क्लास ओवर कर रहे हैं, ये आज का नहीं है, आज मैंने यहाँ तक आपको टीच कर दिया, यहाँ तक आप स्टडी करोगे और इसके अंदर डायग्राम बनाओगे जो भी बना के दिखाया, ठीक है। बाकी बुक भी आपके पास, वहां से देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्लास यहाँ शुरू करेंगे, मार्केट डिमांड कर्व क्या है, और मैं उसके यहाँ डायग्राम बनाऊंगा। उसके 3 बनेंगे बेटा, ए की डिमांड, बी की डिमांड कर्व, और दोनों को मिला के, क्योंकि वो 9 तक पहुंचेगी ना। गॉट इट ना, क्या बोला, हिंट दिया मैंने आज जस्ट। ये 4 तक होगी, ये 5 तक होगी, और 4 और 5 मिला के क्या होगा
9। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सुमेशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सुमेशन। हॉरिजॉन्टली हम ऐड करेंगे कर्व्स को, वो कल करेंगे। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीथिंग, क्लास ओवर कर रहा हूँ। अपने नोट्स रिसीव कर सकते हो आप इंस्टीट्यूट से। सीजन आपके नोट्स मैं माधव को दे देता हूँ, वो आपको दे देंगे। ओके सर। हाँ जी।